My dear friends, we are going to discuss पोएटिक डिवाइस यानी कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है। और फिगर ऑफ स्पीच में कुछ इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है यानी अलंकार है जिन्हें एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो आपके सिलेबस का एक पार्ट होता है दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिमली फिगर ऑफ स्पीच। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? वो डिवाइस होती है, वो टूल होता है जो एक पोएट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, यानी कि वो अपनी पोएम्स में इफेक्ट बढ़ाने के लिए यानी ग्रेटर इफेक्ट पैदा करने के लिए, ज्यादा प्रभाव डालने के लिए क्या यूज करते हैं? पोएटिक डिवाइस का यूज करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के क्रम में सिमली फिगर ऑफ स्पीच यानी फिगर ऑफ स्पीच में जो सिमली फिगर ऑफ स्पीच है इसको समझने वाले हैं। चलिए समझते हैं कि सिमली फिगर ऑफ स्पीच क्या है। चलिए पहले डेफिनेशन को हम लेते हैं और उसके बाद फिर एक एक एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा हुआ है? इन अ सिमली फिगर ऑफ स्पीच में, सिमली का मतलब यहां पर है सिमली फिगर ऑफ स्पीच से यानी उपमा अलंकार से, कि सिमली फिगर ऑफ स्पीच में क्या किया जाता है दोस्तों? एक कंपैरिजन की जाती है, एक तुलना की जाती है, यानी कि दो अलग अलग काइंड्स की चीजें होती हैं, दो अलग अलग चीजें होती हैं, उनके बीच में क्या किया जाता है? कंपैरिजन की जाती है, तुलना की जाती है। और यह तुलना का काम क्या होता है? मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। और यह तुलना किसके बीच में की जाती है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में की जाती है जो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन दोनों के बीच में आपस में कंपैरिजन किया जाता है। इन शॉर्ट हमें यह भी समझना होगा दोस्तों कि अगर हम सिमली फिगर ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या किया जाएगा? दो ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे कि वो दोनों बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी के होंगे, अलग अलग क्लास के होंगे, अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे और उनके बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है तब वहां पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच होगी। कभी कभी कुछ ऐसे एग्जांपल हमारे सामने आते हैं कि दो चीजों के बीच में कंपैरिजन तो किया जाता है लेकिन वो दोनों सेम क्लास के, सेम कैटेगरी के होंगे, तो ऐसी कंडीशन में वहां सिमली फिगर ऑफ स्पीच नहीं होता। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर कंपैरिजन हो रहा है, अगर कंपैरिजन हो रहा है किसके बीच में? दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में। क्या लिखा हुआ है? इन सिमली, सिमली में कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरिजन इज मेड, कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन, लिखा हुआ बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में, यानी कि जब दो चीजों के बीच में यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट कैसे होंगे दोस्तों? वह डिफरेंट काइंड्स के होंगे, अलग अलग क्लास के होंगे, अलग अलग काइंड के होंगे, अलग अलग श्रेणी के होंगे, तो उनके बीच में कंपैरिजन किया जाता है। विच हैव However, हालांकि एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, उन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा होता है जो कॉमन होता है, समान होता है, यानी कि विच हैव हाउएवर, हाउएवर का मतलब हालांकि, एट लीस्ट कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा इन कॉमन जो दोनों के बीच में क्या होगा? कॉमन होगा, समान होगा, यानी कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे, उनके बीच में कंपैरिजन किया जाएगा लेकिन एक ऐसा पॉइंट होगा कि उन एक वो दोनों पॉइंट में समान होगा, दोनों ऑब्जेक्ट में वो पॉइंट समान होता है। तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा दोस्तों? वहां पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच होगा, उपमा अलंकार होगा। आइए दूसरा पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं। ये था पॉइंट नंबर 1 दोस्तों। अब यहां पर दूसरा पॉइंट क्या है? इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए सिमली, द सिमली इज यूजुअली इंट्रोड्यूस। सिमली को हम जनरली क्या करते हैं? आमतौर से, यूजुअली यानी आमतौर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं बाय सच वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि लाइक हो गया, एज हो गया, सो हो गया। ये दोनों तीनों वर्ड आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये लाइक हो गया पहला वर्ड, दूसरा वर्ड हो गया एज और तीसरा वर्ड हो गया आपका सो, यानी कि ये तीनों ऐसे वर्ड हैं जिनको की पॉइंट कहा जाता है, कीवर्ड्स कहा जाता है। यानी कि अगर सिमली फिगर ऑफ स्पीच है तो सिमली फिगर ऑफ स्पीच में जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट आप देखेंगे कि उनको कंपेयर किया जा रहा है तो उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए इन तीन
वर्ड्स में से यानी लाइक एज और सो यानी इन 3 वर्ड्स में से किसी ना किसी एक वर्ड का यूज किया जाएगा, तब समझिएगा वहां पर सिंपली फिगर ऑफ स्पीच है। तो दोस्तों आई होप कि ये डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी। अब चलिए एग्जांपल की बात करते हैं। तो एग्जांपल में कई एग्जांपल लिया जाएगा। पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या है? द एसीरियन केम डाउन लाइक अ वुल्फ ऑन द फोल्ड। दोस्तों क्या लिखा हुआ है? द एसीरियन। अब यहां पर 2-3 बातें आपको समझनी है कि देखिए पहला पॉइंट क्या कहा गया कि 2 ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे कि दिन के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग क्लास के होंगे, अलग अलग काइंड के होंगे, उनके बीच में कंपैरिजन किया जाएगा। तो यहां पर कंपैरिजन करने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है दोस्तों? लाइक आ सकता है, एज आ सकता है, या फिर सो का यूज किया जा सकता है। तो देखिए इस पूरे सेंटेंस में, जो कि सेंटेंस कहां से स्टार्ट है? द एसीरियन केम डाउन लाइक अ वुल्फ ऑन द फोल्ड। तो यहां पर एक सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है और इनमें कंपैरिजन करने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? लाइक का यूज किया गया है। अब ये लाइक आने से पता चल रहा है कि यहां पर सिंपली फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, अब दूसरा और पॉइंट हम समझेंगे कि किसकी किसकी कंपैरिजन की जा रही है, क्या दोनों अलग अलग है या नहीं है। तो दोस्तों यहां पर कंपैरिजन किया गया है एसीरियन का किसके साथ? किसके साथ किया जा रहा है? वुल्फ के साथ किया जा रहा है। अब एसीरियन कौन है? देखिए एसीरियन को यहां पर शॉर्ट में नोट के फॉर्म में दिया गया है कि एक प्राचीन मध्य पूर्वी साम्राज्य का नाम दिया गया है, यानी एसीरिया से एसीरियन बना है। तो यहां पर मुख्य रूप से आप ये समझें कि एसीरिया क्या है कि एक स्टेट का नाम है और वहां के सैनिकों को एसीरियन फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसीरियन फोर्स कहा जाता है प्राचीन काल में। तो एसीरियन की कंपैरिजन यहां किससे की जा रही है? वुल्फ से की जा रही है। वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया। तो भेड़िया भी एक खतरनाक जानवर होता है और जो एसीरियन थे यानी कि एसीरिया साम्राज्य के जो सैनिक थे वो भी कैसे थे? बड़े ही खूंखार थे, बड़े ही खतरनाक किस्म के वो सोल्जर थे जो टूट पड़ते थे। केम डाउन, टूट पड़ते थे। कैसे टूट पड़ते थे? जैसे, लाइक का मतलब यहां पर जैसे एक वुल्फ टूट पड़ता है किस पर दोस्तों? ऑन द फोल्ड। फोल्ड कहते हैं भेड़ के समूह को। फोल्ड क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। फोल्ड का मतलब होता है भेड़ का समूह, यानी कि जैसे ही किसी भेड़ के समूह को कोई उल्फ देखता है, भेड़िया देखता है, तो उसके ऊपर टूट पड़ता है, हमला कर देता है। ठीक उसी तरह से जो एसीरियन सेना थी वो टूट पड़ती थी, केम डाउन, किसके ऊपर? अपने दुश्मनों के ऊपर। तो दोस्तों यहां यह कहा जा रहा है कि एसीरियन सेना जो थी वो उल्फ के जैसे, यानी कि जैसे उल्फ अटैक करता था वैसे ही एसीरियन सेना क्या करती थी? उल्फ पर, अपने दुश्मनों पर क्या करती थी? अटैक कर देती थी, हमला कर देती थी, टूट पड़ती थी। तो यहां एसीरियन सेना को किससे कंपेयर किया जा रहा है? उल्फ से कंपेयर किया जा रहा है, भेड़िया से कंपेयर किया जा रहा है। दोस्तों यह कविता है और उस कविता का एक पार्ट है। यहां पर कविता का नाम मेंशन कर दिया गया है कि ये किस स्रोत से लिया गया है। जॉन बायरन की एक पोयम है, उस पोयम के ऐसे ये जो है आपकी लाइन लिखी गई है। आई होप कि सिंपली फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बताया गया। एक एग्जाम्पल ये था और चलिए कुछ आगे के एग्जाम्पल लेते हैं जिससे सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो पाए। देखिए ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने और लिए गए हैं। ये पहला एग्जाम्पल और ये दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, ये दोनों ही बाइबल के हैं। किससे हैं? बाइबल के एग्जाम्पल के कोट से लिए गए हैं। देखिए क्या कह रहा है कि द राइटियस शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्री। दोस्तों क्या बात हो रही है कि द राइटियस किसे कहा जाता है? राइटियस का मतलब होता है धर्मी लोग, न्यायप्रिय लोग, यानी कि जो धर्म का अक्षरशः पालन करते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं। तो बाइबल में एक कोटेशन है, उसी की बात की जा रही है कि द राइटियस का मतलब है राइटियस पीपल, यानी कि जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, जो न्यायप्रिय लोग हैं, वो शैल फ्लोरिश
क्या करेंगे, शल फ्लोरिश यानी कि फलेंगे फूलेंगे, उनकी खूब उन्नति होगी। कैसे, देखिए दोस्तों यहां पर एज का यूज किया गया, क्या यूज किया गया है, एज का यूज किया जा रहा है और कह रहा है कि ठीक उसी तरह से, उसी के जैसे वो फलेंगे फूलेंगे जैसे पाम ट्री होता है, खजूर का पेड़ होता है। तो दोस्तों क्या बात हो रही है कि सिमिली में हम कंपैरिजन करते हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट हमारे डिफरेंट काइंड के होते हैं, उनके बीच में कंपेयर किया जाता, तुलना की जाती है दोस्तों। तो ये जो तुलना की जा रही है, ये क्या बताया जा रहा है यहां पर कि एक तरफ राइटियस पीपल हैं यानी कि धर्मी लोग हैं, धर्म का आचरण करने वाले न्यायप्रिय लोग हैं, और दूसरी तरफ उनकी कंपैरिजन किससे की जा रही है, पाम ट्री से की जा रही है, खजूर के पेड़ से की जा रही है कि हमारे जो धर्म के अनुसरण करने वाले लोग हैं यानी कि धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, न्यायप्रिय लोग हैं, वो फलेंगे फूलेंगे कैसे, पाम ट्री की तरह, खजूर की तरह। तो यहां पर खजूर के वृक्ष से क्यों तुलना की जा रही है, क्योंकि जो खजूर का पेड़ होता है शुष्क और गर्मी के दिनों में भी, विषम परिस्थितियों में भी वो मजबूती से टिका रहता है और उसमें फल आता है। यानी कि कितना कठोर और कितना विपरीत माहौल होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को सरवाइव करके रखता है। तो ठीक इसी तरह से बाइबल के कोटेशन में रखा गया है ये बात कि बाइबल में बताया गया कि जो राइटियस पीपल होंगे, धर्मी लोग होंगे, जो धर्म का आचरण करने वाले और न्यायप्रिय लोग होंगे, उनका कोई नाश नहीं कर सकता है, उनके सामने बहुत विषम परिस्थितियां आएंगी। जो अच्छे लोग होंगे, बेहतरीन लोग होंगे, उनके सामने बहुत सारी परिस्थितियां विषम हो सकती है लेकिन वो उसी तरह से फलते फूलते रहेंगे जिस तरह से पाम ट्री क्या होता है, विषम परिस्थितियों में क्या होता है, फलता फूलता रहता है, उसमें फल आते ही रहते हैं। यानी कि धर्म का विकास होगा और अधर्म का और अधर्मी लोगों का क्या होगा, नाश होगा, सत्यानाश होगा। ऐसी बातें कहा यानी कि बाइबल में किया जा रहा है। तो एक तरफ राइटियस पीपल है और उनकी तुलना किससे की जा रही है, पाम ट्री से की जा रही है। और कौन सा वर्ड यूज किया गया है दोस्तों, तीन वर्ड आपके हैं यानी सिमिली की कंपैरिजन करने के लिए, एक होता है लाइक, दूसरा होता है एज और तीसरा होता है सो। तो देखिए इसमें से कौन सा वर्ड यूज किया गया है, एज यूज किया गया है। आई होप कि यू आर गेटिंग माय पॉइंट कंप्लीटली। चलिए दूसरे एग्जांपल की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो एज द हार्ट panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God। क्या दोस्तों हमें कहीं पर भी यानी कि लाइक, एज और सो दिख रहा है, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही यहां पर कौन सा वर्ड यूज किया गया है, एज का यूज किया गया है। एज इसका मतलब कंपैरिजन की गई है और यहां पर देखिए दोस्तों कौन सा वर्ड यूज किया गया है, सो यूज किया गया है यानी कि कंपैरिजन की जा रही। आइए पहले मीनिंग को समझते हैं और फिर समझते हैं कि किसका किसका कंपैरिजन किया गया है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो भी मैंने एग्जांपल, डेफिनेशन और जो भी चीजें मैं आपको टीच करने की कोशिश कर रहा हूं, रेन एंड मार्टिन की बुक से जो फिगर ऑफ स्पीच है वहीं से मैंने ये सारी डेफिनेशन और ये सारी चीजें मैंने लिया है। क्योंकि रेन एंड मार्टिन एक इतनी बेहतरीन बुक है कि अगर आपने उसको ढंग से पढ़ लिया तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि जो आपका क्लियर ना हो पाए, लेकिन उसको ढंग से पढ़ने की जरूरत है। तो मैंने कोशिश की है कि उसके सारे एग्जाम्पल करवाऊं और चूंकि ऐसे एग्जाम्पल उसमें दिए जाते हैं जो नॉर्मल एग्जाम्पल से थोड़ा से हटके होते हैं, थोड़ी सी उनकी मीनिंग को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप सेंटेंस को देख करके जैसे ही मीनिंग को समझ पाएंगे और वहां पर कीवर्ड्स को यूज करते हुए देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा नहीं यहां पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग नए होंगे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सारे लोगों का एग्जाम क्रैक हो सके, निकल सके। और मेरी उन सभी लोगों को पूरी तरह से ब्लेसिंग है ताकि उनको भटकना ना पड़े, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो है वैकेंसी क्लियर होने जा रही है। तो आप लग करके पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए ताकि आपको एग्जामिनेशन में सफलता मिल सके। चलिए दोस्तों दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
एज द हार्ट पेंटीथ आफ्टर द वाटर ब्रुक। वाटर कहते हैं पानी को दोस्तों, ब्रुक का मतलब होता है झरना या जलप्रपात होता है, या छोटी छोटी जल धाराएं जहां पर पानी बहता रहता है, स्वच्छ जल, ताजा जल बहता रहता है। तो कह रहा है कि जिस तरह से यहां पर हार्ट हार्ट की बात हो रही है दोस्तों, हार्ट का मतलब होता है हिरन, यहां पर कि एक हिरन जिस तरह से बहते हुए कलकल करते हुए झरनों के पास जाने के लिए एकदम बिल्कुल बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि वाटर ब्रुक के पास ही उसको आनंद मिलेगा, उसे लाइफ मिलेगी, उसका जीवन बढ़ता रहेगा। तो हार्ट क्या है, पेंटीथ यानी कि एकदम पागल सा हो जाता है, दीवाना हो जाता है, एकदम वो बेचैन हो जाता है वाटर ब्रुक के लिए। उसी तरह से ठीक उसी तरह से दोस्तों देखिए यहां कंपेयर किया जा रहा है कि जिस तरह से हार्ट यानी हिरन जो है वो बेचैन हो जाता है, उसी तरह से पेंटीथ माई सोल, मेरी जो सोल है, मेरी जो आत्मा है वो क्या होती है, बेचैन हो जाती है। ओ गॉड, यानी कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे अल्लाह, तेरे लिए मेरा जो दिल है एकदम बेचैन हो जाता है। यानी कि ये बाइबल का कोटेशन है दोस्तों, तो इससे समझ में आ रहा होगा कि दुनिया की चीजों के प्रति अट्रैक्शन को कम दिखाया गया है, और जो स्पिरिचुअल वर्ड है उसकी बात ज्यादा की जा रही है कि एक जो सेंट व्यक्ति होता है, यानी कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है, वो उसी तरह से ईश्वर के पास मिलने के लिए बेचैन रहता है जिस तरह से हिरन पानी के बहते हुए कलकल करते हुए झरनों की तरफ उसकी आवाज को सुनकर के उसके पास जाने के लिए क्या होता है, बेचैन हो जाता है। तो दोस्तों यहां पर हार्ट जो हिरन है उसकी बेचैनी को दिखाया जा रहा है और कंपेयर की जा रही है कि एक धार्मिक व्यक्ति की बेचैनी से, एक तरफ है हार्ट की बेचैनी और एक तरफ है धार्मिक व्यक्ति की बेचैनी, और दोनों की क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है कि जैसे हार्ट बेचैन होता है वाटर ब्रुक के लिए, ठीक उसी तरह से यानी ठीक वैसे ही जो आत्मा है वो क्या होती है, वो बेचैन होती है ईश्वर से मिलन के लिए। तो आई होप कि यहां पर भी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच क्या है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, इसके पहले 3-4 एग्जांपल आपने देख लिया। तो सिमिली में क्या बताया गया कि कंपैरिजन की जाती है, तुलना की जाती है दो अलग अलग डिफरेंट काइंड के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में। अगर सेम काइंड के होंगे, एक जैसे होंगे, तो उनके बीच में कंपैरिजन नहीं मानी जाएगी और वहां सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यानी उपमा अलंकार नहीं होगा। दोस्तों यह बात क्लियर हो चुकी है। तो चलिए अगला एग्जांपल क्या है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता से लिया गया दोस्तों। वर्ड्स आर लाइक लीव्स, जैसे कि यहां पर लीव्स की बात की गई, पत्तियों की बात की गई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ नेचर, यानी उन्हें नेचर का एक बेहतरीन पोएट माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उनको नेचर से बड़ा लगाव था, नेचर के बारे में उन्होंने बहुत ही गहनता से अध्ययन किया था, और उनकी कविताओं में कुछ नेचुरल बातें जरूर पाई जाती हैं। जैसे हम यहां पर देख सकते हैं कि लीव्स का वर्णन किया गया है, पत्तियों के बारे में बात की गई है। तो दो चीजों के बीच में आपस में कंपैरिजन किया गया है। कह रहा है कि वर्ड्स आर लाइक लीव्स। देखिए यहां दोस्तों लीव के साथ के पहले क्या यूज किया गया है, लाइक यूज किया गया है, यानी कि लाइक का मतलब होता है के समान, के जैसा या के जैसे। तो यहां पर कंपैरिजन करने के लिए जो कीवर्ड आपको बताया गया वो 3 वर्ड्स आपके होंगे। लाइक हो सकता है, एज हो सकता है, सो हो सकता है, या कुछ ऐसी लाइन हो सकती है जिसमें एक यानी लाइक भी आ सकता है, एज भी आ सकता है, या एज भी आ सकता है, सो भी आ सकता है, ये डजंट मैटर। लेकिन बात यह है कि यानी कि तीनों में से कोई ना कोई एक वर्ड आपको दिखेगा ही दिखेगा जिससे कंपैरिजन की जा रही है। तो वर्ड्स आर लाइक लीव्स, क्या बोला जा रहा है कि जो शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, आर होते हैं लाइक लीव्स, किसकी तरह, पत्तियों की तरह। तो दोस्तों यहां पर वर्ड्स की कंपैरिजन किससे की जा रही है, लीव से की जा रही है। शब्दों की तुलना किससे की जा रही है, पत्तियों से की जा रही है। तो लीव्स अलग चीज है और वर्ड्स अलग चीज है। दो अलग अलग काइंड के क्या हैं, ये डिफरेंट काइंड के, दो डिफरेंट काइंड के ऑब्जेक्ट यहां पर हैं जिसकी आपस में कंपैरिजन की जा रही है, तुलना की जा रही है। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि यहां पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। तो वर्ड्स आर लाइक लीव्स क्या होते हैं, जो शब्द हैं, हम लोगों के जो शब्द हैं, व्यक्तियों के जो शब्द होते हैं वो किसकी तरह से होते हैं, लीव्स की तरह होते हैं।
हैं। यानी कि जिस तरह से हम देखते हैं कि पेड़ पौधों में बहुत सारी पत्तियां होती हैं, बट सारी जितनी पत्तियां होती हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। यानी कि जैसे हम बहुत सारी चीजें बोलते हैं लेकिन सारे वर्ड्स हम इंपॉर्टेंट नहीं बोलते हैं, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो यूजलेस होते हैं, जिनका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं जितना कि महत्वपूर्ण क्या होता है कि फल होता है, फूल होता है और पेड़ों की लकड़ियां होती है, जितना इंपॉर्टेंट। उसी तरह से पॉइंट कहना यह चाह रहा है कि जो हमारे वर्ड्स हैं, जो सुपरफ्लुअस वर्ड हैं, यानी फालतू के वर्ड्स हैं, उनका हम इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, कि क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं वो किसकी तरह से होते हैं, पत्तियों की तरह से होते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। एंड वेयर, और जहां पर दे मोस्ट अबाउंड, यानी प्रचुर मात्रा में, अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि पेड़ों की डालों पर आप देख सकते हैं, पेड़ों पर देख सकते हैं कि बहुत सारी अनगिनत पत्तियां होती हैं, लेकिन वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितना कि उसका फल फूल और लकड़ियां होती हैं। वैसे ही कहा जा रहा है कि हमारे जीवन में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, हम लोग बोलते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, जितने महत्वपूर्ण हमारे वो शब्द होते हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं। तो कह रहा है यहां पर कि मच फ्रूट, जितना कि फ्रूट ज्यादा इंपॉर्टेंट, फ्रूट ऑफ सेंस, फ्रूट ऑफ सेंस यानी कि जो ज्ञान का फल है, यानी कि ज्ञान का फल जितना इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि ज्ञान ऐसा फल है जो लोगों को क्या देता है, फायदा पहुंचाता है। यानी ज्ञान रूपी जो फल है वो ज्यादा हमें क्या देता है, लोगों को हम लोगों को क्या उससे देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं, फायदे पहुंचाते हैं। बेनीथ इज ऑलरेडी फाउंड, लेकिन वो सारी चीजें पहले से ही हमारे अंदर होती हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हमारे लिए तो महत्वपूर्ण हो सकते हैं लेकिन दूसरों के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। लेकिन दोस्तों यहां पर मैटर यह है कि ये तो मीनिंग थी, सरफेस मीनिंग थी, लिटरल मीनिंग थी जिसकी हमने बात की, लेकिन यहां पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच की बात हो रही है, उपमा अलंकार की बात हो रही है। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि यहां पर तुलना किससे की जा रही है, कि शब्दों की तुलना लिप से की जा रही है, और उसकी तुलना करने के लिए लाइक वर्ड का यूज किया गया है दोस्तों। और यहां पर सेंस ऑफ फ्रूट ऑफ सेंस से इसकी तो तुलना की जा रही है, तो इसलिए यहां पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव ऑन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ताकि कोई भी एग्जांपल अगर एग्जामिनेशन में दिया गया हो तो उसे आप देख करके उसकी मीनिंग को समझ पाए और यह समझ पाए कि यहां पर पर्टिकुलर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो या बहुत सारे ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जिन्हें पोएटिक डिवाइस के नाम से जाना जाता है, तो ये पोएटिक डिवाइस केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं इंपॉर्टेंट होते हैं बल्कि एकेडमिक एग्जाम के लिए भी होते हैं, चाहे वो हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो या कोई और अदर एग्जाम्स हो जहां पर फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस की बात की जाती है। बच्चे टेट और सुपर टेट की भी तैयारी करते हैं, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसको और अच्छे से समझ पाए तो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है दोस्तों कि हाउ फॉर दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम्स सो शाइन्स अ गुड डीड इन अ नॉटी वर्ड। पहले तो मीनिंग को समझेंगे और साथ में ये देखेंगे क्या इसमें कोई ऐसा वर्ड यूज किया गया है जो लाइक, एज और सो है कि नहीं है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि सेंटेंस में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। तो दोस्तों जब पहली लाइन हम पढ़ते हैं तो नहीं समझ में आता, लेकिन दूसरी लाइन में यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कौन सा वर्ड यूज किया गया है, सो वर्ड यूज किया गया। इसका मतलब है कि यहां पर कंपैरिजन की जा रही है। कंपैरिजन किससे की जा रही है दोस्तों, यहां पर कंपैरिजन बीन से यानी कि रोशनी से की जा रही है। और किसकी रोशनी से की जा रही है, कैंडल की रोशनी है, यानी कि मोमबत्ती की जो रोशनी है उसकी तुलना, उसकी कंपैरिजन दोस्तों किससे की जा रही है, एक गुड डीड से, अच्छे काम से की जा रही है। तो यहां पर आइए पहले मीनिंग को समझते हैं और ताकि बातें क्लियर हो पाए कि हाउ फॉर दैट लिटिल कैंडल, कह रहा है कि हाउ फॉर का मतलब होता है कितनी दूर, अर्थात बहुत दूर, दैट लिटिल कैंडल यानी कि एक छोटी सी मोमबत्ती जब अंधेरा हो जाता है तो उसकी रोशनी दूर तक थ्रो होती है, दूर तक टिमटिमाती रहती है, दूर तक उसकी रोशनी दिखाई पड़ती है। यानी कि जब अंधेरा चारों तरफ से फैल जाता है और जब एक कैंडल, छोटी सी कैंडल भी अगर जला दी जाती है, लाइट कर दी जाती है, तो उसकी रोशनी बहुत दूर तक दिखाई पड़ती है। ठीक उसी तरह से सो
कह रहा है कि ठीक उसी प्रकार से, उसी के जैसे। अब देखिए कंपैरिजन की जा रही है कि जैसे कैंडल की रोशनी दूर तक फैलती है, ठीक वैसे ही शाइन यानी कि रोशनी फैल जाती है, यानी कि चमक पैदा होती है एक गुड डीड की, एक अच्छे काम की। कहां? इन अ नॉटी वर्ल्ड, यानी कि इस दुष्टता से भरे हुए संसार में, अर्थात दुष्ट लोगों की दुनिया में भी अगर एक भलाई करने वाला व्यक्ति होता है तो उसकी भलाई की जो चर्चा है वो दूर दूर तक होती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि चाहे जितने लोग दुष्ट क्यों ना हो, यानी कि अगर एक अच्छा व्यक्ति है तो उसकी रोशनी यानी उसकी अच्छाई, उसके बेहतरीन काम जो होते हैं उस पर हावी हो जाते हैं। वो भले दिखावे के लिए कि 100 लोग इकट्ठा है, वो झूठे हो, मक्कार हो, फरेबी हो, लेकिन उनके बीच में अगर एक व्यक्ति भी अच्छा होगा, सज्जन होगा, अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति होगा, तो उसकी रोशनी, उसके कार्यों का जो इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा, उसी तरह से दूर तक दिखेगा जैसे एक छोटी सी कैंडल होती है रात के अंधेरे में, उसकी बीम दूर तक, उसकी रोशनी दूर तक दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों यहां पर कैंडल के बीम की कंपैरिजन किससे की जा रही है? यानी कि गुड डीड से की जा रही है, अच्छे कर्म से की जा रही है। तो आई होप कि यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि लाइफ इज अ टीडियस एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल वैक्सिंग द डल ईयर ऑफ अ ड्राउसी मैन। अब बात करते हैं कि क्या एज लाइक सो में से कोई ऐसा वर्ड आया है जिससे कंपैरिजन की जा रही है? तो जी हां, यहां पर आप देख सकते हैं कि एज का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? एज का यूज किया गया है। और यहां पर भी किसका यूज किया गया है? एज का यूज किया गया है। तो यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। तो चलिए इसकी मीनिंग को पहले समझेंगे कि लाइफ इज एज टीडियस एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल। क्या बोला जा रहा है कि जो जीवन है, लाइफ है, लाइफ इज व्हाट, यहां पर तो यहां पर लाइफ की मीनिंग को बताने की कोशिश की जा रही है कि लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है, कि जीवन के बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, और कभी कभी बोरिंग भी आ जाती है। कभी कभी कुछ ऐसे काम हमारे सामने आते हैं जो देख करके, सुन करके इरिटेशन पैदा करते हैं, नाराजगी पैदा करते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो है देखिए क्या कहा जा रहा है कि लाइफ क्या है? लाइफ इज एज टीडियस। लाइफ एक उस बोरिंग चीज की तरह है, बोरिंग स्टोरी की तरह है। टीडियस का मतलब होता है उबाऊ, बोरिंग स्टोरी की तरह है। ट्वाइस टोल्ड टेल, टेल का मतलब होता है दोस्तों स्टोरी, और ट्वाइस टोल्ड का मतलब होता है रिपीटेड मैनी टाइम, यानी कि जो कई बार रिपीट की जाती है, कई बार कही जाती है, कई बार बताई जाती है। तो जीवन क्या है? क्या बताया जा रहा है कि जीवन उस कहानी की तरह है कि जो बार बार, एक ऐसी कहानी की तरह है जो बार बार रिपीट की जाती है, जो रिपीट होने से क्या बन जाती है? टीडियस बन जाती है, उबाऊ बन जाती है, यानी कि लोगों को इरिटेट करने वाली बन जाती है। तो कह रहा है कि लाइफ क्या है कि बार बार एक बोरिंग उस कहानी की तरह है जो बार बार रिपीट होती रहती है और वैक्स करती रहती है। वैक्सिंग का मतलब होता है परप्लेक्स्ड करना, डिस्टर्ब करना, अनॉयड करना, नाराज करना, परेशान करना। तो जो लोगों को वैक्स कर देती है, परेशान कर देती है, इरिटेट कर देती है, चिड़चिड़ा बना देती है, द डल ईयर ऑफ अ ड्राउजी मैन, यानी कि जैसे कोई ड्राउजी मैन हो। ड्राउजी मैन का मतलब होता ऊंघने वाला। जैसे कोई व्यक्ति अगर ऊंघ रहा है, बार बार उसको अगर नींद आ रही है और उसके पास जोर जोर कोई ऐसी स्टोरी आप पढ़ करके सुनाए जो पहले से 10 बार वो सुन चुका है, तो उसको क्या होगा? प्रसन्नता होगी, इरिटेट हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा कि भाई यहां से चलो, यहां से बार बार वही चीज आप रिपीट कर रहे हो, बार बार सुना रहे हो, अच्छा जल्दी से यहां से भाग जाओ। तो यहां पर क्या है कि वैक्स कर रहा है। तो कह रहा है कि जीवन क्या है? ठीक उसी बोरिंग कहानी की तरह है जो कई बार सुनाई पड़ती है, सुनाई देती है। किसको? एक ड्राउजी मैन को के ईयर में, ईयर का मतलब कान होता है, यानी कि उसके कानों तक वो चीज पहुंचती है और वो नीरस है। डल का मतलब उसे वो बिल्कुल नीरस लगने वाली कहानी होती है जो उस ऊँघते हुए आदमी के कानों तक सुनाई पड़ती है, जिसको सुन करके वो क्या हो जाता है? वैक्स हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो यहां पर दोस्तों क्या किया गया कि लाइफ की कंपैरिजन की जा रही कि लाइफ क्या है? लाइफ उस बोरिंग
स्टोरी की तरह होती है, उस बोरिंग स्टोरी की तरह है, उस उबाऊ कहानी की तरह है जो बार बार रिपीट की जाती है। आई होप कि ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और समझ में आ गया होगा कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो रेन एंड मार्टिन की किताब से मैं ये सारी चीजें मैं करवा रहा हूं दोस्तों। तो बाकी जो एग्जाम्पल आपके छूट जाएंगे उसको मैं प्रैक्टिस के रूप में करवा दूंगा ताकि वो एग्जाम्पल भी आपके कवर हो जाए। तो ये सेशन दोस्तों कैसा लगा इसको प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइए, और जो नए होंगे स्टूडेंट वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।